गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था परमाणु संरचना में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज पढ़ ली थी। परमाणु के मॉडल स्टार्ट कर दिए थे। परमाणु मॉडलों में हमने थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो अगला जो मॉडल रदरफोर्ड के बाद जो परमाणु मॉडल दिया गया था वो नील्स बोर द्वारा दिया गया था। लेकिन नील्स बोर के मॉडल को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने हैं। प्रकाश तरंगों की प्रकृति या द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ना है, तो पहले हम उन्हें देखेंगे, उसके बाद बोर के मॉडल को देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण। मतलब प्रकाश तरंगों की जो एक प्रकृति होती है, किसी ने तरंग माना, किसी ने कण माना, तो किसी ने क्या माना, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। रेडिएशन भी कह सकते हैं, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कैसे उत्पन्न होती हैं? जब भी कोई त्वरित आवेशित कण गति करता है, त्वरित आवेशित कण को त्वरित करते हैं हम, मतलब उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण ही एकांतर रूप में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ही तरंग के रूप में संचरित होते हैं। उसी तरंग को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, फिजिक्स में त्वरण आता है ना, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वो त्वरित करने का मतलब उसका वेग परिवर्तित हो रहा है। जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जो विद्युत और चुंबकीय तरंग, जो विद्युत व चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होते हैं। इन्हें ही EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इनको अपन कैसे दर्शाते हैं कि मान लीजिए आपकी तो थोड़ा मैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और एक आपकी z अक्ष हो जाती है जी, इस तरह से। तो आवेशित कण के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। मतलब जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका विद्युत क्षेत्र है,
और यहां से आपका चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। और इसको बढ़ा लेते हैं। तो ये तो है विद्युत क्षेत्र और ये वाला है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपके इन दोनों के लंबवत तीसरी जो एक्स अक्ष रहेगी, ये तरंग संचरण की, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा रहेगी। दिशा मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो संचरण की दिशा है वो ना तो विद्युत क्षेत्र की तरफ रहती है ना चुंबकीय तरफ क्षेत्र की तरफ, बल्कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में रहते हैं उनके लंबवत रहती है। तीनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, लंबवत रहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब इसकी पढ़ते हैं विशेषता, विद्युत चुंबकीय विकिरण की विशेषता। ये इसको दर्शाया गया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, तीन अक्ष होती हैं, ये आप जानते हो। हाँ भाई, ये मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए EMW की विशेषताएं। EMW की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता कि ये तरंगे प्रकाश के वेग के समान ही गति करती हैं, मतलब इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये तरंग प्रकाश के वेग से संचरित होती है। प्रकाश का वेग आपको पता है, c से लिखते हैं प्रकाश के वेग को। c बराबर क्या होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो पहली विशेषता तो यही है इसकी। दूसरी विशेषता क्या है, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कुछ तरंगें होती है जिनको संचरण, जैसे ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग को संचरण के लिए माध्यम चाहिए, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरण बिना माध्यम के भी संचरित होती हैं। तभी तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आ जाता है, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में शून्य है, निर्वात है अंतरिक्ष में। पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है, उसके बाद क्या है, निर्वात है। फिर भी सूर्य से प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ही आती हैं। तो दूसरी विशेषता इसकी क्या है, तो इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी गति कर सकती है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज, इनके संचरण के कारण उत्पन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत, जो अभी अपन ने ग्राफ में देखा था। और इनके संचरण की जो दिशा, इन दोनों क्षेत्रों की दिशा की क्या होती है, लंबवत। तो इनके
संचरण के कारण, इनके संचरण के कारण उत्पन्न विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं और इनके संचरण की दिशा इन दोनों क्षेत्रों की दिशा के लंबवत होती है। होती है। चौथा, इन तरंगों को इनकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को EMW को इनकी आवर्ती को न्यू से लिखते हैं, आवर्ती व तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा, तरंग दैर्ध्य के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो अब अपन देखेंगे इनके किन किन भागों में बांटा गया है। इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, पता लग गया इनकी विशेषताएं। प्रकाश के वेग के समान इनका वेग होता है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और इनके जो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा इन दोनों क्षेत्रों की दिशा के लंबवत होती है। और इनके आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनको कई भागों में बांटा है। तो देखते हैं अपन कौन कौन से भागों में बांटा गया है। देखो, ऊपर तो मैं ले रहा हूं आवर्ती न्यू, नीचे लिख रहा हूं तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा। तो सबसे जो अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय वो होती है गामा रेज। गामा रेज, गामा विकिरण। इनकी जो आवृत्ति रहती है वो लगभग 10⁻24 से 10⁻19 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज में ले रहे हैं अपन इनको, 10⁻24 से 10⁻19 हर्ट्ज तक। ये गामा रेज है। गामा रेज के बाद आती है एक्स रे।
एक्सरे एक्सरे की जो आवृत्ति होती है वो 10 की घात 17। एक्सरे के बाद आती है आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज। पराबैंगनी नाम सुना होगा आपने कि उच्च ऊर्जा की पराबैंगनी किरणें जो ओजोन परत से रुकती हैं, ओजोन परत नहीं हो तो वो पृथ्वी पर आ जाएंगी जिससे हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो पराबैंगनी किरणों की जो आवृत्ति रहती है वो 10 की घात 15 लगभग। पराबैंगनी किरणों के बाद आपकी आता है विजिबल पार्ट, दृश्य क्षेत्र, जिसमें 7 रंग आते हैं दृश्य क्षेत्र में, विबग्योर जिनको बोलते हैं। इसमें ये 7 कलर आते हैं। विबग्योर, ये आपने पढ़े हैं 7 रंग, ये हमारा दृश्य क्षेत्र है इसका। ये इनकी जो तरंग दैर्ध्य 400 से और लगभग 8400 से 800 नैनोमीटर तक होती है। 400 700 6800 700, हाँ, नैनोमीटर में ये इनकी तरंग दैर्ध्य है। और विकिरण जो आपके इसके बाद आता है अवरक्त भाग, इंफ्रारेड, IR भाग या अवरक्त भाग बोलते हैं, लाल से, रेड से आगे वाला भाग। इसकी जो आवृत्ति रहती है वो 10 की घात 12, 10 की घात 12 हर्ट्ज। उसके बाद आती है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। इनकी आवृत्ति रहती है लगभग 10 की घात 9। और सूक्ष्म तरंग के बाद आती है आपकी रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों को भी अपन 3 भागों में बांटते हैं, FM रेडियो, FM AM, और उसके बाद सुदूर रेडियो तरंगे, लंबे सुदूर रेडियो तरंगे, लंबे। ये रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति रहती है वो 10 की घात 8 से और 1 हर्ट्ज तक रहती है। 10 की घात 8 से 10 की घात 0 हर्ट्ज तक रहती है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, ये आपको पता है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य इसकी 10 की घात-11 होगी, गामा रेज की। देखो आवृत्ति तो इधर की ओर जा रही है तो घट रही है, आवृत्ति तो इधर की ओर चलने पर घटेगी और तरंग दैर्ध्य इधर की ओर जाने पर बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। एक्सरे की तरंग दैर्ध्य 10 की घात 9 -9, ये 10 की घात-11, 10 की घात-2, 10 की घात-7 आ जाएगा। ये 10 की घात-6, फिर 10 की घात-6 से 10 की घात-3 तक। और फिर सूक्ष्म तरंगे 10 की घात-1 मीटर की होती हैं और रेडियो तरंगे होती हैं 10 की घात 3 से 10 की घात 9, 10 की घात 3 से 10 की घात 9 मीटर। तो ये देखो, ये इनके ऊपर आवृत्ति लिख दिया नीचे। ये पूरा आपका स्पेक्ट्रमी भाग है रेडियो EMW का,
इस तरह से इनको बांटा गया है तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के आधार पर। नोट कर लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। हाँ भाई, अब देखिए आगे इनकी डेफिनेशंस, इसकी कुछ परिभाषा है, EMW से संबंधित कुछ परिभाषा है। EMW से संबंधित परिभाषा है। परिभाषा सबसे पहले आती है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू से लिखते हैं अपन, सॉरी न्यू से लिखते हैं इस तरह से, इससे दर्शाते हैं न्यू, टेढ़ा वी बना दो। आवर्ती क्या होती है? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। अथवा कि प्रति सेकंड किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, अथवा प्रति सेकंड किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। आवर्ती कहलाती है। न्यू कंपन अपॉन समय, सेकंड में कंपन प्रति सेकंड, और कंपन प्रति सेकंड का मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स भी लिख देते हैं, सेकंड इनवर्स। ये आवर्ती का मात्रक हो गया। हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज, ऐसे। फिर आती है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य, इसको लैम्डा से लिखते हैं। ये क्या होती है? दो क्रमागत सुरंगों, दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी
तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या एक कंपन में चली गई दूरी वो भी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। जैसे ग्राफ से अपन प्रदर्शित करें तो देखो ये तो आपके हो गए सुरंग और ये होते हैं गर्त नीचे के। ये माध्य स्थिति है, कंपन करता है पॉइंट पर, तो ये माध्य स्थिति 0। ऊपर की ओर सुरंग बनते हैं, नीचे की ओर गर्त बनते हैं। माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी ऊपर की ओर तो सुरंग। ये भी सुरंग है। तो दो सुरंगों के बीच की ये दूरी, ये तो पूरा एक कंपन हो गया। मतलब एक कंपन पूरा हो गया। तो एक कंपन में स्थिति है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ लैम्बडा, ये कहलाती है लैम्बडा तरंग दैर्ध्य। ठीक है भाई, ये तरंग दैर्ध्य की डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन बची, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आगे, आवर्ती के बाद आता है तरंग वेग। तरंग वेग इसको c से भी लिखते हैं, c या v से। प्रकाश के वेग के बराबर तो c, वैसे v लिखते हैं। तरंग वेग क्या है? किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। ये होती है, देखो c बराबर लैम्बडा, एक कंपन में लैम्बडा दूरी तय करता है, और एक कंपन में लिया गया समय होता है आवर्तकाल। तरंग दैर्ध्य अपॉन आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल। एक कंपन में लगा समय और एक कंपन में तय की गई दूरी। अब हम जानते हैं कि जो आवर्तकाल होता है ये आवर्ती के व्युत्क्रम होता है। t बराबर होता है 1/ν। तो यहाँ पे मैं 1/t की जगह न्यू लिख सकता हूं, तो c बराबर क्या हो जाएगा? न्यू लैम्बडा। तो ये तरंग वेग का फॉर्मूला आ गया। तरंग वेग बराबर क्या होगा? आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये आपकी क्या हो गई? तरंग वेग हो गया। इसके बाद आती है तरंग संख्या। तरंग संख्या को हम न्यू बार से लिखते हैं, ऊपर बार लगाते हैं न्यू के ऊपर, आवर्ती का जो सिंबल है। और ये होती क्या है? तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या कहते हैं। मतलब न्यू बार बराबर 1/लैम्बडा।
ये इससे संबंधित क्या हो गई, परिभाषाएं हो गई। आगे इसके न्यूमेरिकल, इनसे पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं एक दो। तो आज की क्लास के लिए काफ़ी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।